नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एसिड और बेस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आर्हेनियस अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस अवधारणा के अनुसार यानी कि जो आर्हेनियस है वो ये बताता है कि जिस पदार्थ या जिन यौगिकों को अगर हम जल में घोलेंगे और वो H+ आयन देंगे वो एसिड कहलाएंगे, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्षारक कहलाएंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण की बात करें तो ये उदाहरण है, यहाँ पर HCl, इसको जल में घोलने पर ये H+ आयन देता है और साथ में Cl- आयन देगा। इसी प्रकार HNO3 है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल है, ये भी जल में H+ आयन देता है। तो ये सारे के सारे हैं वो एसिड हैं। और इसी प्रकार क्षारकों की बात करें तो ये सारे क्षारक हैं, इनको अगर हम जल में घोलते हैं तो ये सारे OH- आयन देते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और क्षारक वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम अम्ल और क्षारक इन दोनों की अम्ल क्षारक सामर्थ्य देखें तो देखिए दोस्तों, अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक और इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होते हैं। तो देखो, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया से वियोजित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देंगे तो वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, जिसके लिए जो अम्ल वियोजन स्थिरांक है जिस Ka है, Ka का मान ज़्यादा होता है, वो प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जबकि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं यानी कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, जिनके लिए Ka का मान यानी अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान है वो कम होगा, वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण हमने लिए हैं, HCl है, प्रबल अम्ल है, ये H+ आयन दे रहा है, ये एसिटिक अम्ल है, ये भी H+ आयन दे रहा है। लेकिन HCl है, ये जलीय विलयन में पूर्णतया से आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। जबकि जो एसिटिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है, ये आंशिक रूप से वियोजित होता है जल के अंदर, तो ये कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। इनके लिए Ka1 का मान देखें, इसके लिए Ka2 का मान है वो इस प्रकार है, और यहाँ पर देखें तो Ka1 है, इसका मान है वो ज़्यादा है, और इसका जो मान है Ka2 इसका मान है वो कम है। अब इसी प्रकार से हम अगर क्षारकों की बात करें तो क्षारकों में भी ऐसा ही होता है। देखिए, ऐसे क्षारक जो जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होकर अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं, और उसके लिए जो क्षारक वियोजन स्थिरांक Kb है उसका मान अधिक होता है, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। और इसके विपरीत क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होकर कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, या जिनके लिए जो Kb है उसका मान कम होता है, वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे ये प्रबल क्षारक है, ये पूर्णतया से आयनित होकर OH- आयन अधिक मात्रा में देंगे, जिसके लिए Kb1 का मान है वो ज़्यादा होता है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दुर्बल क्षारक है, इसके लिए जो Kb2 का मान है वो कम होता है, यानी OH- आयन है ये कम देता है। तो यहाँ पर Kb1 का मान जो होता है वो ज़्यादा होता है Kb2 से। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये दुर्बल क्षारक है, जबकि NaOH है ये प्रबल क्षारक है। इसके अलावा अम्ल व क्षारक की सामर्थ्य को यदि pKa व pKb के मानों की सहायता से भी समझा जा सकता है, जिसके लिए pKa बराबर होगा -log Ka और pKb के बराबर होगा -log Kb। अतः pKa का मान अधिक होने पर दुर्बल अम्ल, जबकि pKa का मान कम होने पर प्रबल होते हैं। इसी प्रकार pKb का मान अधिक होने पर दुर्बल क्षारक और pKb का मान कम होने पर प्रबल क्षारक होते हैं। इस अवधारणा के अनुसार उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल के H+ आयन और क्षारक के OH- आयन परस्पर जुड़ेंगे, संयोजित होंगे और अवियोजित होने वाला एक विलायक अणु जल का निर्माण करते हैं, जिससे अम्ल और क्षारक अपने अपने गुण खो देते हैं, यानी अम्लीय और क्षारीय गुण है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे ये HCl अम्ल है, ये NaOH क्षारक है, इन दोनों की क्रिया करवाएं तो NaCl और जल का निर्माण होता है। ये जो जल है ये विलायक है जो अवियोजित होता है। तो यहाँ पर जो अम्ल और क्षारक हैं वो अपने अपने गुण है वो खो देते हैं। अब इस जो अवधारणा है इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं क्या क्या हैं देखिए। इस अवधारणा के अनुसार आपने देखा
कि जो जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देंगे वो अम्ल होंगे और OH- आयन देंगे वो क्षारक होंगे। लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं। देखो, इस अवधारणा में अम्ल और क्षारक को उसके जलीय विलयन के रूप में ही परिभाषित करते हैं, स्वयं यौगिक के रूप में नहीं करते, यानी कि यौगिक के रूप में नहीं करते, उसके जलीय विलयन के रूप में करते हैं। इसी कारण जो HCl है ये जलीय विलयन में तो अम्ल होता है, जबकि गैस और ठोस अवस्था में ये अम्लीय नहीं होता है। और दूसरी कमी है, कुछ लवण जल के अलावा अन्य विलायकों में अम्लीय और या क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कुछ लवण ऐसे होते हैं जो जल के अलावा अन्य जो विलायक होते हैं उनमें अम्लीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसकी जो व्याख्या है इस सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसा देखो, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इनकी जो क्षारीय गुणों की जो व्याख्या है वो इस सिद्धांत के द्वारा या इस अवधारणा के द्वारा नहीं की जा सकती। कुछ अम्ल जैसे AlCl3, BeCl2, BF3, ZnCl2, SO2, CO2 आदि के अम्लीय गुणों की व्याख्या भी इसके द्वारा संभव नहीं है। यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये क्षारीय क्यों होते हैं इसके बारे में इस सिद्धांत या इस अवधारणा द्वारा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इसमें ना तो H+ आयन है और ना ही OH- आयन है। इसके द्वारा केवल जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है तथा इसके द्वारा गैसीय या ठोस अवस्था में होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रिया की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये इसकी जो कमियां थी। अब इसके आगे देखिए, जो विलायक तंत्र अवधारणा है इसको हम पढ़ते हैं। देखो, इसके अनुसार ऐसे यौगिक जो विलायक धनायन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो अम्ल होंगे, यानी कि जो धनायन की सांद्रता में वृद्धि करेंगे उस विलायक को हम अम्ल कहेंगे, और ऐसे यौगिक जो विलायक ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। विलायक NH3 के स्वतः आयनन से अमोनियम धनायन तथा एमाइड ऋणायन प्राप्त होते हैं। जैसे ये अमोनिया है, इसका आयनन होता है स्वतः, तो ये एक अमोनियम धनायन बनता है और ये एक एमाइड ऋणायन बनता है। तो विलायक तंत्र अवधारणा यही होती है कि इस अवधारणा के अनुसार ऐसे यौगिक जो विलायक धनायन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो अम्ल होंगे, और जो ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि करेंगे वो क्षारक कहलाएंगे। अतः ऐसे यौगिक जिन्हें द्रव अमोनिया में घोलने पर वे अमोनियम धनायन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और इसके विपरीत एमाइड ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। विभिन्न विलायकों के स्वतः आयनन से ये निम्न जो दे रखे हैं वो धनायन और ऋणायन का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए, जल है, इस जल का अगर हम स्वतः आयनन होता है तो ये हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन बनते हैं। इसी प्रकार SO2 है, इससे SO+2 और SO3- बनता है। इसी प्रकार H2SO4 है, H3SO4+ और HO4- बनता है। BrF3 इसे BrF2+ बनता है और BrF4- बनता है। तो ये इधर वाले सारे के सारे ऋणायन हैं और इधर वाले धनायन हैं। तो जो विलायक धनायन की सांद्रता में वृद्धि करेगा वो अम्ल होगा, और ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि करेगा वो क्षार कहलाएंगे। तो इस प्रकार ये विलायक तंत्र अवधारणा थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ में ही आपको जो आरएनएस की अवधारणा है वो समझ में आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।